Morning to all of you, those are watching the video in the morning. Good afternoon to them, those are watching the video in the afternoon, and good evening to them, those are watching the video in the evening. So all of you, my dear friends, welcome to the channel SR, and don't forget to subscribe the channel, and also you have to like and share as much as you can. So we are starting the lesson number 6. That is, name of the lesson is Government at the Center. Okay, so in this we are going to see and learn about the Lok Sabha and the Rajya Sabha, Parliament and its composition, powers and functions of the Parliament, the central list, state list, and the concurrent list. So children will study about the Indian government in this chapter. Okay, so now first of all we will see that India is a union of states. You know that, है ना, राज्यों का एक यूनियन है इंडिया या भारत देश हमारा. वी हैव सेपरेट द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट. और हमने ही गवर्नमेंट या सरकार को सेंटर और स्टेट से डिवाइड किया है या सेपरेट किया है या अलग किया है. द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, है ना. अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं. पहला कौन सा है? द लेजिस्लेचर, दूसरा है द एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज़ द जुडिशियरी, है ना. तो हम ये 3 थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है लेजिस्लेचर, जिसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट, संसद भवन जिसको हम बोल सकते हैं. तो हमारी वैसे भी जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है. पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है पूरे देश के. और पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस या 2 सभाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा. थोड़ा अगर हम डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा संक्षिप्त में अगर इसके बारे में हम पढ़े या देखें तो हमें ये समझ में आता है कि एक लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, है ना, लोकसभा. लोअर हाउस मतलब जो निम्न प्रकार का है. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा. अगर लोकसभा पे आप इलेक्शन यानी इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनका मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपके भीतर ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लिख कर दिया है. तो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन या योग्यताएँ, ये हम देखेंगे. अब एक एक करके पहला देखेंगे हम कि भैया ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज और हर नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल. यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे वो नर हो या नारी हो, है ना, उसका जो है वो भारत का वासी होना चाहिए और उसका नेम जो है वो इलेक्टोरल, या हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए, यानी इलेक्शन में उसका नाम होना चाहिए. देन ही शुड बी एक्वायर्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स. 25 साल की उम्र कम से कम उसकी होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं. देन ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, है ना. उसका दिवालिया नहीं निकला होना चाहिए, है ना. देन द फोर्थ इज द ही शुड नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी. यानी उसका किसी प्रकार से कोई ऐसा अलग से कोई कार्य नहीं करने को होना जो जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा हो. कोई भी ऐसा ऑफिस या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट वर्क या ऑटोनोमस बॉडी नहीं होना चाहिए उसकी. देन ही और शी शुड बी नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट, है ना. कोर्ट के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए. उसके बाद में हम बात करते हैं द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर. एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है कि 18 साल की उम्र अगर आपकी है या उससे ज़्यादा है तो आप वोटिंग कर सकते हो. तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेंशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर्स. वोटर्स के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन जो है हमारे संविधान में दी गई हैं. जैसे कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज कम से कम 18 साल होना चाहिए. उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए. उसके बाद में वो इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, है ना. वो जैसे कि उसका दिवालिया नहीं निकला होना चाहिए. ही मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय वोट बाय द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड. और उसको किसी प्रकार से कोई वोट डालने की मनाही ना हो, चाहे किसी भी ग्राउंड पे या किसी भी दशा में. अब हम लोकसभा की बात करते हैं. लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है हमारा वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, है ना, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. और इन केस अगर ऐसा होता है तो दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, है ना. इन केस उनके प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो अपना. एंड टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ 5 ईयर्स, है ना. लोकसभा का टर्म ईयर कितना होता है? 5 साल का होता है.
अगर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा की बात करें हम, तो वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होते हैं, जो कि अमॉन्ग देमसेल्व उन्हीं मेंबर्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। द स्पीकर प्रोसाइड द ओवर द सेशंस एंड द कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जो है वो मीटिंग्स वगैरह लेता है, सेशंस लेता है, कंडक्ट करता है बिजनेस जो है वो लोकसभा का। और डेप्यूटी के स्पीकर जो है, अगर इन केस अगर स्पीकर एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड ओवर द फंक्शंस, या वो उनके कार्य करता है। ये हमने अभी समझा लोकसभा के बारे में। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि होते हैं फ्रॉम द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में से। जो दूसरे 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनल मेंबर्स आर पर्सन्स विद स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए नॉलेज की, जैसे कि लिटरेचर में उनका नॉलेज होना चाहिए, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में उनका नॉलेज होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति 30 साल का कम से कम होना चाहिए एज में, और द रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस आर सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा। और बाकी जो योग्यता है वो समान है जैसे हमारे लोकसभा में हमने देखा था। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस तो होता ही है, उसके अलावा उसका डिसोल्यूशन नहीं कर सकते आप, मतलब उसको भिन्न नहीं कर सकते आप। टर्म ऑफ द राज्यसभा जो होता है 6 ईयर, 6 साल का होता है टर्म ईयर, जिसमें से 1/3 मेंबर जो होते हैं इसके रिटायर हो सकते हैं हर 2 साल में, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ टर्म ईयर ऑफ 6 ईयर, है ना। 6 साल का टर्म कंप्लीशन करने के बाद में हर 2 साल में वो बदल सकते हैं। इन दर प्लेस अ सेट ऑफ न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनकी जगह पर नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। इन द सेम वे, इसी प्रकार से 1/3 ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर ऑल्सो रिप्लेस आफ्टर 6 ईयर्स बाय द प्रेसिडेंट, और हर 6 साल में उनके 1/3 नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट के द्वारा किए गए हैं वो भी रिप्लेस किए जाते हैं, है ना, हर 6 साल में। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है इंडिया में? इसको हम एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी बोलते हैं, या डेप्यूटी चेयरमैन इज चूजन बाय द हाउस फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। उन्हीं अपने ही मेंबर्स में से उनको डेप्यूटी के चेयरमैन चुना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, द डेप्यूटी चेयरमैन कंडक्ट द फंक्शन ऑफ द हाउस। और अगर चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन उसका कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं पावर्स और फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये है कि द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज। सो सबसे बड़ा उनका जो पावर है पार्लियामेंट का वो है कि लॉज बनाना है, कानून बनाना। उसके बाद में होता है ये है कि द मीट मेक्स लॉज फॉर द होल ऑफ द कंट्री एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट, है ना। पूरे होल कंट्री यानी पूरे देश के लिए वो कानून बनाए जाते हैं, और सेंट्रल लिस्ट में इनके सब्जेक्ट जो है वो दिए हुए होते हैं। इट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन टू द कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट। और जो बाकी के जो और दूसरे लॉज या कानून जो बनाए जाते हैं वो रेसिडुअरी लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर दिए जाते हैं। दिस लॉज आर इन्फोर्स्ड इन द होल कंट्री, और ये सभी पूरे देश में लागू किए जाते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो बात करेंगे हम। सबसे पहला पावर है या फंक्शन है जो है वो टू मेक लॉज, कानून बनाना। इसका मतलब ये है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द 97 सब्जेक्ट गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट या विषय दिए गए हैं उस पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाता है। इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द 52 सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के 52 सब्जेक्ट पर भी इनके लॉज बनते हैं। एंड ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द रेसिडुअल लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ये बनाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कुछ जो है वो बदलाव। तो क्या बदलाव कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम? ये भी एक उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का एक पावर या फंक्शन होता है। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी प्रिंसिपल्स या कुछ भी लॉज को वो अमेंडमेंट कर सकते हैं या कुछ बदलाव या उसमें संशोधन कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो हमारे मतलब वर्ल्ड के लास्ट फ्यू ईयर्स में जो है वो हुआ। इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस मैनी चेंज, भारत में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द टाइम, समय के प्रबंधन को देखते हुए अमेंडमेंट्स किए गए या बदलाव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम। और जो इनके कर्ता धर्ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हैव टेकन केयर आउट टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना। तो उन्होंने सब चीज़ों का जो है वो
मर्यादा रखते हुए उन्होंने ये संशोधन किए। द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द लेट डाउन प्रोसीजर। जो प्रोसीजर या कार्यकारिणी दी गई है उसी के हिसाब से जो है वो पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है। टिल सितंबर 2016 तक हमने देखा है कि 101 अमेंडमेंट्स हैज़ बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 101 चेंजेस या बदलाव किए गए हैं या परिवर्तन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किस तरह से रहता है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स में से ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है। द पार्लियामेंट कंट्रोल दिस एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के कंट्रोल में ही रहता है एग्जीक्यूटिव। दिस इज डन बाय द वेरियस मेथड लाइक आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एग्रीमेंट्स और बिल्स एंड नॉन एग्रीमेंट और पासिंग ऑफ अ बिल, कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड पासिंग ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्क है, या यूँ कह सकते हैं हम कि जो एग्रीमेंट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं। तो इन सब चीज़ों पे बिल के एग्रीमेंट है, नॉन बिल के एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ों का मतलब वहाँ पे लेखा जोखा होता है या सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। देन आफ्टर विल हैव फाइनेंशियल वर्क। फाइनेंशियल वर्क में हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय कुछ ऐसा कार्य है ना। तो हमारा पार्लियामेंट जो है पहले ही तो फाइनेंशियल मैटर्स पे पूरा कंट्री के कंट्रोल करता है। उसके बाद में हर साल क्या होता है कि एक पॉलिसी बनती है जो जिसमें इनकम पर और अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड दिया है गया है सरकार को उसके ऊपर और उसके एक्सपेंडिचर पर, खर्चे पर पूरी तरीके से कंट्रोल और पॉलिसी बनाई जाती है। इट फ्रेम द बजट एंड पास इट। ये एक बजट बनाता है जिसको पास भी किया जाता है। द बिल जो होते हैं वी डील विद द फाइनेंसेस आर नॉन एज मनी बिल। जो अगर वित्तीय बिलों से संबंधित रखते हैं ऐसे बिलों को मनी बिल कहा जाता है। देन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट के कंसेंट से यानी संतुष्टि से फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में ये बिल मनी बिल इंट्रोड्यूस करता है या संबोधित करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेशंस की जो पार्लियामेंट्स में होते हैं, है ना। तो उसमें जो है हमने देखा है कि इट इज़ एसेंशियल दैट द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्स, लोकसभा राज्यसभा जो हम बात कर रहे हैं जिसकी एटलीस्ट 2 सेशंस एनुअली, हर साल 2 सेशंस किए जाते हैं वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा पर। देयर मस्ट नॉट बी अ गैप और मोर देन 6 मंथ बिटवीन दिस 2 सेशंस। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 महीने के अंतराल में ही ये सेशन किए जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई गैप नहीं हो सकता। देन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू प्रोपोगेट इट, है ना, प्रोरोग इट। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास में ये पावर है कि वो सेशंस जो है पार्लियामेंट के उसको बुलाए और उसको सॉल्यूट करें या उसका कोई सॉल्यूशन निकाले या जो भी उसको प्रतिनिधित्व करे। उसके बाद में हम बात करते हैं कोरम की। कोरम से हम ये समझते हैं कि जो कम से कम मेंबर्स होते हैं, कम से कम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं हु मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सिटिंग इन द हाउस। जो राज्यसभा लोकसभा में जो सिटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें वो प्रेजेंट होना चाहिए एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान के अनुसार देखें हम तो फॉर अ सिटिंग, एक सिटिंग या बैठक के लिए इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कम से कम मतलब 10% मेंबर्स होना जरूरी है ना। तो ये है कॉरम हमारा। देन हम बात करते हैं कि हाउ लॉ इज़ मेड। लॉ यानी कानून कैसे बनता है। अगर बात करें हम इस पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट, इन द कंकरेंट लिस्ट एंड इन द रेसिडुअल लिस्ट, है ना। तीनों लिस्टों के सब्जेक्ट पर ही पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है। उसके बाद में पहले बनाने के पहले किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ एग्जीक्यूटिव मेक्स अ प्रपोजल। जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो एक प्रपोजल बनाता है, एक रूपरेखा बनाता है और उस पर फिर जो है वो जिसको हम प्रपोजल को बिल भी कहते हैं। बिल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि भाई दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के उसमें से क्या होता है ये ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस होता है मिनिस्टर्स के द्वारा, मंत्री, हमारे मंत्री इसको इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों हाउसेज में। उसके बाद में सच बिल्स आर नॉन एज गवर्नमेंट बिल, ये इनको गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। वह जब कोई भी एक मेंबर अगर दूसरे मिनिस्टर अदर देन अ मिनिस्टर, यानी जो एक मेंबर है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, वो इसको इंट्रोड्यूस करता है बिल को, और इसको एक प्राइवेट बिल भी कहते हैं। और ये बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद में यह कब होता है इंट्रोड्यूस, जब स्पीकर या चेयरमैन का इसमें संतुष्टि हो। उसके बाद में हम बात करते हैं ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। अगर मनी बिल की बात करें तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको संबोधित कर सकता है ऑन द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अनुमति के साथ।
इन द लोकसभा में। देन बात करते हैं हम कुछ रेटिंग्स की, है ना। इस बिल के रेटिंग्स की होती बात अगर करें हम तो 3 प्रकार की रेटिंग होती है इसमें। द फर्स्ट रेटिंग ऑफ द बिल अगर होता है की बात करें हम तो उसमें होता है ये है कि आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस अ मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल, है ना। इतना समझ में आता है हमें कि भाई कि स्पीकर या चेयरमैन के संतुष्टि पर दोनों हाउसेस के मेंबर्स तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल और थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल, ये तीनों भी रीडिंग होती है। फर्स्ट बिल में तो हमने देखा कि किस तरह से रीडिंग होती है ना। चेयरमैन के कंसेंट पर होती है और वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल, फिर मेंबर जो है वो टाइटल देता है बिल को और उसको रीड करता है। उसकी कॉपी जो है वो मेंबर्स में बांटते हैं और उसके बाद में प्रपोजल बनता है। प्रपोजल बनने के बाद में गज़ेट में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पब्लिश होता है। और नॉर्मली ये बिल इज़ नॉट डिबेट एट दिस स्टेज, और यहाँ पर बिल के साथ में कोई किसी प्रकार की वाद विवाद नहीं होता है और इसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। सेकेंड रीडिंग में जो होता है कि जो एट द फर्स्ट स्टेज की बात करें हम तो जनरल डिस्कशन होता है और जनरल डिस्कशन के बाद में क्या होता है कि दोनों हाउसेज में इसको रिफर किया जाता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेज पे होता है कि डिटेल क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन इज हेल्ड और डिटेल जानकारियों पर जो है वो डिस्कशन होता है। थर्ड रीडिंग की बात करें हम तो थर्ड रीडिंग में ये होता है कि फाइनल अप्रूवल जो है वो उसका बनता है बिल का। फिर बिल जो है वो वोटिंग के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में अगर किसी भी हाउस के सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है तो फिर इट इज सेंड टू द अदर हाउस, फिर दूसरे हाउस पे भेजा जाता है। फिर आफ्टर द बिल इज सेंड टू द अदर हाउस इट गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, है ना। अगर जब तक मतलब वो किसी भी दूसरे हाउस पर भेजा जाए उसके पहले वो 3 स्टेजों में जाता है, जैसे कि हमने मेंशन किया वो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आफ्टर द अदर हाउस पासिस द बिल, है ना। दूसरे जो हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें हम तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, उसके अनुमति के लिए, आज्ञा के लिए पहले उनके पास में भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास में। उसके बाद में जब बिल बिकम्स लॉ आफ्टर साइन बाय द प्रेसिडेंट जब साइन करता है जब उसके बाद में वो लॉ बन जाता है। एंड दिस लॉ इज़ देन पब्लिश इन द यूनियन गवर्नमेंट्स गजेट, और इसके बाद में लॉ बनने के बाद में इसको पब्लिश किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट्स के गजट में, है ना। तो ये हमने पढ़ा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होती है बिल की। बिल कब लॉ बनता है, कैसे बनता है और कैसे सेंड हो जरूरी है प्रेसिडेंट का, कैसे फिर डिस्कशन होता है, ये सब बातें हमने देखी। हाउएवर इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट इन द अदर हाउस, अगर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार से दूसरे हाउस में तो फिर देन इट डजंट कंसिडर्ड द लॉ, है ना, उसको लॉ नहीं माना जाता है। फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद में ये होता है कि द बिल फॉर 6 मंथ के लिए पेंडिंग पड़ जाता है। द प्रेसिडेंट में कन्वेंस जॉइंट सिटिंग इन बोथ ऑफ द हाउसेज, फिर दोनों हाउसेज में जॉइंट मीटिंग करवाते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद में फिर इस बिल का निराकरण किया जाता है। और जॉइंट सिटिंग जब होती है तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। बिल जो है वो इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द बोथ ऑफ द हाउसेज। तो ये होता है कि भाई ये कंपलसरी हो जाता है कि दोनों हाउसेज में से बिल को पास होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो एक लॉ बन सकता है। एंड इफ द एट द जॉइंट सिटिंग द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट शुड सपोर्ट इट, है ना। जो भी मेजोरिटी है मेंबर्स की उसको भी सपोर्ट करना चाहिए इस मिड सिटिंग में जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी लॉ बनाया जा रहा है उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कुछ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। एक्चुअल में होती क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने सब्जेक्ट आते हैं और किस प्रकार से ये हमने देखा अभी इसके पहले कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज बनाए जाते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो 97 यानी कि 97 सब्जेक्ट होते हैं इसमें टोटल, पार्लियामेंट जो जिस पर लॉ बनाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है अगर बात करें हम थोड़ा बहुत इसके बारे में तो हम ये बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, बैंक, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, इंश्योरेंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें होती है इसमें। इसके अलावा माइनिंग के सेंसस, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्शंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड पैक्ट्स, ये सब होता है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में अगर बात करें हम तो सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट जस्टिस,
हेल्थ, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, रोड्स, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, प्राइस कंट्रोल, पब्लिक पनिशमेंट मेथड, एडॉप्शन एंड एंट्रेंस, एजुकेशन, न्यूज़पेपर्स, मैरिज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि तीनों लिस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग संख्या में हैं, अलग अलग उसके यूज़ है, अलग अलग उस पर लॉज बनाए जाते हैं और ये सब चीज़ें आती हैं अंडर द गवर्नमेंट। तो यहाँ हमने देखा इस लेसन के बारे में, पढ़ा, समझा और मेरे ख्याल से बहुत हद तक आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत फिर से इस चैप्टर को एंड करने के बाद में मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और उसके साथ अलावा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।